हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ साथ में पर्यावरण व प्राचीन महाप्रौलियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस लेसन में उत्तराखंड में विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी कि विज्ञान से रिलेटेड उत्तराखंड किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है, कौन कौन सी यहाँ पर सेवाएं स्टार्ट की गई हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं विज्ञान के क्षेत्र में, या कौन कौन से भी परिषद का संचालन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी के बाद में पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा, पर्यावरण की प्राचीन मापतौलियों के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे दोस्तों वन लाइनर के बेस पे, लेकिन मैं आपको इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन भी जरूर देते रहूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, ठीक है, तो डायरेक्टली एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 21 फरवरी 2005 को की गई थी। अगर हम दोस्तों उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बात करें, तो राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने व लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 21 फरवरी 2005 को की गई थी। ठीक है, इस परिषद का दोस्तों मुख्य रूप से कार्य रहेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित शोध करना, उनका विकास करना, उनके प्रदर्शन में सुधार करना, जो भी उत्तराखंड से विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका विस्तार करना, उनका लोकव्यापीकरण करना, उद्यमिता विकास करना, या फिर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि कार्यक्रमों का संचालन उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 21 फरवरी 2005 को की गई थी। ठीक है, और या तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से कौन सी परिषद का कार्य राज्य के विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध करना, उसका विकास करना, उसका प्रदर्शन और विस्तार करना है, या फिर उद्यमिता विकास करना है, तो वह है उत्तराखंड विकास एवं प्रौद्योगिकी परिषद का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के लिए की दृष्टि से अगर बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध एवं विकास के लिए प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग व इसके अंतर्गत गठित राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, क्या यूकॉस्ट, यूकॉस्ट इसे आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि यूकॉस्ट का संबंध किससे है दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं क्या? राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। ठीक है, क्या? राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, ये है यूकॉस्ट की फुल फॉर्म। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरा है हमारा क्या? यूसर्क, यूसर्क यानी कि उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, क्या? उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, ये है यूसर्क की फुल फॉर्म। इसी के साथ साथ तीसरा है हमारा दोस्तों क्या? यूस्के, क्या? यूस्के यानी कि उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। ठीक है, तो ये तीनों भी आपको जरूर नोट कर लेना दोस्तों कि क्या? यूकास्ट, यूकास्ट का फुल फॉर्म क्या है? राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, यानी कि उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। ठीक है, इसी के साथ दूसरा हमारा यूसर्क, जिसका फुल फॉर्म है उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, और तीसरा है यूस्के। ठीक है, यूस्के का फुल फॉर्म है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। ठीक है, ये तीनों जो संस्थाएं हैं दोस्तों हमारी, यूकास्ट, यूसर्क और यूस्के, ये उत्तराखंड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध करने के लिए और उसके विकास करने के लिए, इसी के साथ साथ उससे संबंधित जो भी आगे संस्थागत चीज़ें होती हैं उसके नियंत्रण के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप इनकी फुल फॉर्म में जरूर याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसी का एक भाग के रूप में हमारा जाना जाता है क्या? उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसकी स्थापना 21 फरवरी 2005 को हुई थी। ठीक है, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध विकास को उत्तराखंड में बढ़ावा देने के लिए दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग व इसी विभाग के तहत दोस्तों यूकॉस्ट, यूसर्क और यूएसके आदि संस्थाओं का गठन किया गया है, जो कि उत्तराखंड में विज्ञान से संबंधित जागरूकता फैलाने का, विकास करने का, शोध करने का कार्य करती हैं। दूसरा है हमारा दोस्तों प्रश्न कि उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, क्या? विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्या? यूसर्क, क्या कहते हैं इसे हम? यूसर्क, यानी कि उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान
केंद्र। तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों कब? 2 फरवरी 2006 को। कब? 2 फरवरी 2006 को। अगर हम यूसर की बात करें यानी कि उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में अनुसंधान शिक्षण के लिए और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। ठीक है, ये जो यूसर्क है इसका प्रमुख कार्य दोस्तों शैक्षणिक संस्थाओं व अनुसंधान केंद्रों में विचारों का आदान प्रदान करना, उनके बीच समन्वय बैठाना और निर्देशन व वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना यूसर्क का हमारा मेन काम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, यानी कि इसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, यूसके की फुल फॉर्म है क्या? उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 21 सितंबर 2005 को। ठीक है, और ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में दोस्तों सुदूर संवेदन, सुदूर शिक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के साथ साथ ही आपदा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में विकास हेतु यूसर्क यानी कि उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 21 सितंबर 2005 को एक संस्था के रूप में की गई थी। ठीक है, यह दोस्तों यूस के उपग्रही सुदूर संवेदन तकनीक के आधार पर अनेकों प्रकार के आंकड़ों का सृजन एवं उपयोगी डाटाबेस तैयार करने का कार्य भी करता है। ठीक है, तो मेनली हमने दोस्तों यहाँ पर 3 चीजें पढ़ ली। क्या? उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि यूकास्ट। दूसरा हमने पढ़ लिया उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यानी कि इसे बोलते हैं हम क्या दोस्तों, यूसर्क। और तीसरा उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि इसे बोलते हैं हम यूसके। ठीक है, ये तीनों दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं और उत्तराखंड में या राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंधित शोध उसका विकास करने के लिए इनका गठन किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको जरूर नोट करनी है और इनकी फुल फॉर्म भी याद करनी है, यूकास्ट, यूसर्क और यूसके। अगला हमारा पॉइंट है कि उत्तराखंड में विज्ञान धाम की स्थापना कहाँ की जा रही है। ठीक है, और एक बार ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उत्तराखंड में विज्ञान धाम की स्थापना की जा रही है दोस्तों कहाँ पे? झाझारा देहरादून में। कहाँ पे? झाझारा देहरादून में। ठीक है, जरूर आपको नोट करना है। ठीक है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा एवं उद्योग से जोड़ने के लिए झाझारा देहरादून में दोस्तों विज्ञान धाम की स्थापना की जा रही है। तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है विज्ञान धाम के बारे में कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा एवं उद्योग के क्षेत्र से जोड़ने के लिए किसकी स्थापना की जा रही है? ठीक है, तो विज्ञान धाम की स्थापना की जा रही है। ठीक है, यह दोस्तों जो हमारा विज्ञान धाम है झाझारा देहरादून में, यह साइंस सिटी की जरूरत को पूरा करेगा। ठीक है, तो यहां से आपका एक और प्रश्न बनता है उत्तराखंड की साइंस सिटी। नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों, साइंस सिटी। ठीक है, साइंस सिटी किसे कहा जाता है? ये भी देहरादून को ही कहा जाता है। देहरादून को क्या साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो ये विज्ञान धाम है दोस्तों, यहाँ पर एक म्यूजियम तथा अनेक शोध एवं प्रयोग सामग्री होंगे और यहाँ वैज्ञानिक गोष्ठियाँ और प्रदर्शनियाँ आदि भी आयोजित कराई जाएंगी। तो विज्ञान धाम कहाँ की स्थापना? कहाँ? झाझरा देहरादून में। और विज्ञान सिटी या फिर आप कह सकते हैं साइंस सिटी कहाँ स्थित है? यह भी देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या, आरोही परियोजना से संबंध में। तो पांचवा प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड में आरोही परियोजना किससे संबंधित है और यह कब शुरू की गई थी? तो थोड़ा सा दोस्तों हम पहले आरोही परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो पहले भी शायद मैंने आपको इसके बारे में बताया होगा। तो राज्य में दोस्तों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के समस्त विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 19 मई 2002 को माइक्रोसॉफ्ट तथा इंटेल कंपनियों के सहयोग से आरोही परियोजना को शुरू किया गया था। तो आरोही परियोजना का संबंध किससे? हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने से आरोही परियोजना का संबंध है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 19 मई 2002 को दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल कंपनियों के सहयोग से आरोही परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस परियोजना के तहत दोस्तों राज्य के हजारों विद्यालयों व डाइटों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे जिनसे प्रतिवर्ष लाखों छात्र व हजारों शिक्षक प्रशिक्षित होंगे। शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के लिए देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी की स्थापना भी की जा रही है। तो अगला प्रश्न यही बनता है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी कहाँ स्थित है? ठीक है, या फिर आईटी अकादमी कहाँ स्थित है राज्य में? तो राज्य में आईटी अकेडमी कहें या फिर माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी कहें, ये भी देहरादून में ही स्थित है। कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप लोगों को जरूर नोट करने हैं। तो चलिए प्रश्न में बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि उत्तराखंड में आरोही परियोजना किससे संबंधित है? तो हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के समस्त विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु संबंधित है क्या? आरोही परियोजना। और अगला है हमारा कि आरोही परियोजना की शुरुआत कब से की गई थी और किन किन कंपनियों के सहायता से की गई थी? तो 19 मई 2002 को इस परियोजना की शुरुआत की गई थी इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सहयोग से। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों देहरादून में एक माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी की स्थापना भी की जा रही है और आईटी अकादमी की स्थापना भी की गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। आईटी अकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है, विज्ञान धाम की स्थिति है देहरादून में। साइंस सिटी किसे कहा जाता है? देहरादून को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप लोगों को डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों क्या, शिखर परियोजना के संबंध में। ठीक है,
शिखर परियोजना। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि शिखर परियोजना होती क्या है, ठीक है। तो दोस्तों एक्टेक और ECIL कंपनी के सहयोग से यह परियोजना जो है शिखर परियोजना महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख IT शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यानी कि शिखर परियोजना का जो स्टार्ट करने का मेन सोर्स क्या था दोस्तों, तो इस परियोजना के स्टार्ट करने का मेन सोर्स था हमारा क्या, महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख कराना, IT शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शिखर परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो रोजगार उन्मुख कराने हेतु कौन सी परियोजना, शिखर परियोजना, और IT शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु भी शिखर परियोजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसी परियोजना के तहत यानी कि दोस्तों शिखर परियोजना के तहत MCA का कोर्स के समतुल्य पाठ्यक्रम वाले एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। और शिखर परियोजना के अंतर्गत ही सरकार निजी कंपनियों को महाविद्यालयों में कंप्यूटर लैब तैयार करने का कर उपलब्ध कराएगी, ठीक है। जबकि शिक्षा सामग्री एवं प्रमाण पत्र निजी कंपनियों के द्वारा ही उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि जो हमारी शिखर परियोजना है दोस्तों, यह भी मेनली IT शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही की गई है, ताकि लोग IT शिक्षा या जो कंप्यूटर से रिलेटेड शिक्षा है उसे ग्रहण करके महाविद्यालयों में रोजगार करें या फिर आगे अपने भविष्य में रोजगार करें, ठीक है। इसके तहत महाविद्यालयों में कंप्यूटर लैब भी तैयार की जा रही है। और निजी कंपनियों द्वारा दोस्तों विद्यार्थियों को कम से कम दर पर डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स भी कराया जा रहा है, ताकि आगे भी IT शिक्षा लोगों को उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद करने हैं। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको इसमें नोट करना है कि शिखर परियोजना के तहत ही दोस्तों टिहरी के नरेंद्र नगर में HP कंपनी द्वारा IT अकादमी की स्थापना की गई है। तो IT अकादमी में दो स्थित है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट IT अकादमी कहाँ स्थित है, माइक्रोसॉफ्ट की देहरादून में स्थित है। और वहीं इंटेल IT अकादमी कहाँ स्थित है, इंटेल नहीं, HP IT अकेडमी कहाँ स्थित है, तो HP IT अकेडमी स्थित है कहाँ पे, टिहरी के नरेंद्र नगर में, ठीक है। तो चलिए इन सभी पॉइंटों के बारे में आप बात कर लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 7वां कि शिखर परियोजना किससे संबंधित है, ठीक है। तो शिखर परियोजना दोस्तों महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख करने तथा IT शिक्षा उपलब्ध कराने के हेतु संबंधित है क्या, शिखर परियोजना, ठीक है। और यह किसकी हेल्प से शिखर परियोजना शुरू की गई दोस्तों, तो एक्टेक और ECIL कंपनियों के सहयोग से शिखर परियोजना को शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न है कि IT अकेडमी नरेंद्र नगर टिहरी की स्थापना किस परियोजना के तहत की गई थी, ठीक है। तो IT अकेडमी नरेंद्र नगर या IT अकादमी की स्थापना नरेंद्र नगर में किस परियोजना के तहत की गई थी दोस्तों, तो शिखर परियोजना के तहत ही की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, HP द्वारा, ठीक है। तो डायरेक्टली इस प्रकार से भी आपसे यहां से घुमा के प्रश्न पूछ देगा कि IT अकादमी देहरादून के अलावा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और किसके द्वारा शुरू की गई थी, HP के द्वारा। तो इतने पॉइंट आप लोगों को डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलने हैं। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों क्या, हर्मिटेज भवन। तो प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में बनता है कि उत्तराखंड राज्य में हर्मिटेज भवन कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में हर्मिटेज भवन स्थित है दोस्तों कहाँ पे, नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसर में उत्तराखंड में हर्मिटेज भवन स्थित है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो IT की नवीनतम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने और विभिन्न IT अकादमियों का परस्पर समन्वय कर उन्हें राज्य के समग्र विकास में भागीदार बनाने के लिए नैनीताल में एक हर्मिटेज भवन की स्थापना सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है। इस भवन को प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। और जो हर्मिटेज भवन नैनीताल है, इस भवन में माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सिस्को, ऑरिकल आदि विश्वविख्यात कंपनियों के केंद्रों की स्थापना भी की गई है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे बन सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सिस्को, ऑरिकल आदि विश्वविख्यात कंपनियों के केंद्रों की स्थापना की गई है, तो हर्मिटेज भवन नैनीताल में की गई है। इस प्रकार से आपको ये पॉइंट डायरेक्टली नोट डाउन करने में चलने हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, उत्तराखंड में हर्मिटेज भवन कहाँ स्थित है, तो नैनीताल में स्थित है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिषद में। तो IT नवीनतम टेक्निक्स को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने तथा विभिन्न IT अकादमियों का परस्पर समन्वय हेतु हर्मिटेज भवन की स्थापना नैनीताल में की गई है। अगला हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सिस्को, ऑरिकल आदि विश्वविख्यात कंपनियों के केंद्रों की स्थापना कहाँ की गई है, तो हर्मिटेज भवन नैनीताल में ही की गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा एक पॉइंट है क्या, रूटेक। रूटेक क्या होता है, मेनली ये होता है रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखनी है इसकी, क्या, रूटेक की क्या होती है, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। अब इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राज्य में रूटेक यानी कि रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है। जिसका उद्देश्य दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन का स्तर को उठाना है। तो डायरेक्टली आपसे प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है, देखिए मैं बताता हूं आपको। प्रश्न पूछ लेगा कि किस योजना का उद्देश्य
प्रौद्योगिकी को या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या आईटी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन के विकास स्तर को उठाना है, तो वह रूटेक का यानी कि रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप परियोजना का उद्देश्य। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको पॉइंट याद करते हुए चलना है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों एक और पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्या, प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम। क्या, प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम। दोस्तों नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कम लिखा हुआ है क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, लेकिन मैं आपको डिटेल्स पूरी बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या, देखिए बात करते हैं। तो राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा शुरू किए गए जो प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राज्य एवं देश के सामने लाना है जिन्होंने कई नवीन अन्वेषण किए हों, लेकिन साधन और सुविधाओं के अभाव में वह लोगों के सामने ना आ पाया हो। यह कार्यक्रम विद्यालयों में गोष्ठी, परिचर्चा, प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से चलाई जा रही है। तो प्रश्न बन जाएगा कि प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम का उद्देश्य किससे है। तो प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम का उद्देश्य या प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम परियोजना है, इसका मेन उद्देश्य है क्या, ऐसी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राज्य के और देश के सामने लाना जिन्होंने कई नवीन अन्वेषण किए हों, लेकिन उनके पास साधनों का अभाव था। उसके पश्चात भी उन्होंने नए अन्वेषण किए हों और उनका दुनिया के सामने नाम ना आया हो। ठीक है, तो प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम इन लोगों के लिए चलाया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको ये पॉइंट भी जरूर नोट डाउन कर लेना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में कौन से स्थान पर आईटी और बीटी पार्क स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो आईटी एंड बीटी पार्क यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो ये किए गए हैं पंतनगर में। ठीक है, तो मैंने आपको आईटी अकादमी बताई थी कहाँ पे, टिहरी में, और टिहरी के नरेंद्र नगर में और देहरादून में। ठीक है, उसी प्रकार राज्य में आईटीबीटी पार्क कहाँ स्थित है, यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है पंतनगर में। ठीक है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान राज्य में कहाँ पर स्थापित है, पंतनगर में स्थापित है। तो चलिए थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य में सुविधाओं का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। इसी कारण दोस्तों आईटी पार्कों की स्थापना के साथ साथ ही उद्योग जगत को भी आईटी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी के लिए दोस्तों देहरादून के सहस्त्रधारा में 65 एकड़ से आईटी पार्क दून साइबर टावर का विकास भी किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों पंतनगर में भी जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बीटी पार्क के साथ साथ आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा देहरादून में दोस्तों आईटी एकेडमी की स्थापना भी की जा रही है, जबकि नरेंद्र नगर में एचपी कंपनी द्वारा आईटी एकेडमी की स्थापना की गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है कि कौन से स्थान पर आईटी एवं बीटी दोनों पार्क स्थापित है, तो वो पंतनगर में स्थापित है। जबकि आईटी पार्क यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अकेडमी या फिर हम कहें जो आईटी अकादमी है वो कहाँ पे स्थित है, तो पंतनगर में भी स्थित है दोस्तों, देहरादून में भी स्थित है और नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में भी स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे देहरादून में भी स्थित है। ठीक है, पंतनगर में भी स्थित है और नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में भी आईटी अकादमी स्थित है। और आईटी बीटी पार्क कहाँ स्थित है, तो वह है पंतनगर में स्थित। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली दोस्तों नोट डाउन करने हैं। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि दून साइबर टावर कहाँ स्थित है, ये भी देहरादून में ही स्थित है। तो ये सभी पॉइंट लिंकअप है, तो आप यहाँ से क्वेश्चंस के बेस पे पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा डिटेल नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या फिर दून साइबर टावर कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून के सिलाकुई में स्थित है। ठीक है, क्या, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई है, देहरादून के सिलाकुई में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि 65 एकड़ क्षेत्र में आईटी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो आईटी पार्क मैंने आपको बता दिया आईटी अकेडमी देहरादून में स्थित है। ठीक है, दून साइबर टावर भी कहाँ पे स्थित है, देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, और इसी के साथ साथ पंतनगर में भी आईटी अकेडमी स्थित है एचपी कंपनी द्वारा। और जो देहरादून की जो ये आईटी अकेडमी है या आईटी पार्क है, इसकी ये किसके द्वारा की गई थी, माइक्रोसॉफ्ट। और पंतनगर वाली की किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, सॉरी ये टिहरी वाली की, तो वो एचपी के द्वारा। ठीक है, इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू की गई थी, तो इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्या पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू की गई थी, तो सन 2006 में श्रीनगर से सर्वप्रथम दोस्तों पर्यावरण मित्र योजना को शुरुआत की गई थी। क्या, पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू की गई थी, 2006 में, और श्रीनगर से इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कि राज्य में ई गवर्नेंस परियोजना कब शुरू की गई थी, तो इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्या, ई गवर्नेंस परियोजना कब शुरू की गई थी, 2001 में। ठीक है, और ये पॉइंट काफ़ी बार एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। तो सरकारी कामकाज में शीघ्रता लाने और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जनता को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ई गवर्नेंस के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने सन 2001 में ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था और इसी वर्ष से इन्होंने ई गवर्नेंस परियोजना को
शुरू भी किया था। ठीक है, तो ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष जाना जाता है, तो 2001 को ही जाना जाता है, और तभी से ई गवर्नेंस जो हमारा परियोजना है वह शुरू की गई थी। ठीक है, इसका कार्य मेनली सरकारी कामकाज में तेजी लाना और पारदर्शिता दिखाना है। ठीक है, और कर्मचारियों की कार्य क्षमता में भी ई गवर्नेंस के तहत वृद्धि होती है, और आईटी के प्रयोग से योजनाओं के अनुश्रवण का सरलीकरण भी हुआ है। यानी कि दोस्तों इससे पहले जो काम होता था आपके रजिस्टर्स के माध्यम से होता था, लिखने के माध्यम से होता था, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। ठीक है, लेकिन 2001 में ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया, उसके बाद से जो सरकारी कामकाज है उसमें शीघ्रता लाने के लिए आईटी इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही मेनली ई गवर्नेंस है। आज आप देखते हैं किसी भी आप सरकारी ऑफिस में चले जाइए तो वो वहाँ पर हैंड रिटन काम काफ़ी कम होंगे, कंप्यूटर्स के हेल्प से या जो भी उनके पास टेक्नोलॉजीज रहती है उसके यूज से वह वहाँ पे कार्य करते हैं, ताकि जल्द से जल्द काम हो जाए और कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो और तेजी और पारदर्शिता से काम भी हो जाए। तो पॉइंट याद रखना है, ई गवर्नेंस परियोजना 2001 में शुरुआत की गई थी, और ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में भी 2001 को ही मनाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य में या उत्तराखंड में सरकारी कामकाज में शीघ्रता लाने और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जनता को उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, तो ई गवर्नेंस योजना चलाई गई थी। ठीक है, और 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और आपको पॉइंट याद रखना है, क्या, देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो राज्य में भू अभिलेखों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, तो देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर राज्य में भू अभिलेखों के लिए तैयार किया गया है, और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राज्य में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। अब खसरा खतौनी की नकल या खाता खतौनी की नकल हेतु कंप्यूटर से आसानी से देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, और भूमि का क्रय विक्रय भी अब आसान हो गया है देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर बनने के बाद में। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों राज्य क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्किंग स्वान परियोजना के लिए राज्य सरकार व बीएसएनएल के मध्य भी समझौता किया गया है। ठीक है, तो एक पॉइंट आप यहाँ पर आप अगला नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ में कि स्वान परियोजना का संबंध किससे है। ठीक है, तो स्वान परियोजना का मतलब है क्या, राज्य क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्किंग, क्या यह है स्वान की फुल फॉर्म, और इस परियोजना के लिए राज्य सरकार व बीएसएनएल के मध्य समझौता किया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों प्रदेश में स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट पोर्टल, स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे की स्थापना भी की गई है। ठीक है, तो स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट पोर्टल, स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे की स्थापना भी राज्य में ही की गई है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन आप लोग डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों एक और पोर्टल है, क्या, उत्तरा नामक पोर्टल। क्या, उत्तरा, ये पॉइंट आपको जरूर नोट करना है, क्या, उत्तरा नामक पोर्टल। ठीक है, तो राज्य में दोस्तों यूएनडीपी के सहयोग से 105 सरकारी विभागों एवं संस्थाओं की सूचना उत्तरा नामक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि कृषि पोर्टल पर कृषि संबंधी सूचना, संस्कृति पोर्टल पर संस्कृति संबंधी सूचना। इसी प्रकार दोस्तों एक हमारा क्या है, उत्तरा पोर्टल, जिसमें लगभग 105 सरकारी विभागों एवं संस्थाओं की सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो प्रश्न बन सकता है उत्तरा नामक पोर्टल किससे संबंधित है, तो 105 सरकारी विभागों एवं संस्थाओं की सूचना को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित है, क्या, उत्तरा नामक पोर्टल। ठीक है, यह भी राज्य में चलाया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो राज्य में नागरिकों को सिंगल वीडियो के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने तथा रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए अर्बन पोर्टल भी उपलब्ध किए गए हैं। और ये सभी जो चीज़ें आती है ना, ये ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, ई गवर्नेंस में ही हमारा जो देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर हमने देखा वो आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ स्वान जो आता है, ठीक है, वो भी ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही आता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें उत्तरा नामक पोर्टल, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, या फिर कृषि पोर्टल, संस्कृति पोर्टल और अर्बन पोर्टल, सिंगल विंडो पोर्टल, तो ये सभी पोर्टल्स किस में है, एक हिसाब से ई गवर्नेंस का ही एक पार्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये नोट डाउन करने हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब लागू की गई थी, तो ई गवर्नेंस और ई डिस्ट्रिक्ट में अंतर है दोस्तों। ई गवर्नेंस मैंने आपको बता दिया, सरकारी कामकाज में शीघ्रता लाने और उनकी जानकारी जनता को उपलब्ध कराने के लिए ई गवर्नेंस स्कीम 2001 से शुरू की गई थी, और 2001 को ही ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया था। तो उसी प्रकार है कि राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब लागू की गई थी, तो सन 2009 में पौड़ी जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना को लागू किया गया था। तो ये पॉइंट भी हमारा काफी इंपोर्टेंट है कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत केंद्र पोषित राज्य में 2009 में पौड़ी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना को लागू किया गया था। और यह परियोजना का उद्देश्य दोस्तों विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। अब इसका विस्तार दोस्तों लगभग उत्तराखंड के सभी जनपदों में कराया जा चुका है। तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 से कहां से स्टार्ट हुई थी, पौड़ी जनपद में, किस प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई थी, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस परियोजना को शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सरकारी सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना।
अगला हमारा प्रश्न बनता है दोस्तों कि जनाधार ई सेवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जनाधार ई सेवा को दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राज्य में तहसीलों में आवास, आय, हैसियत, चरित्र, जाति आदि प्रमाण पत्र 10 रुपये में उपलब्ध कराने के लिए यह सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, और कंप्यूटर आधारित जनाधार ई सेवा को दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है कि निवास, आय, चरित्र, जाति आदि प्रमाण पत्रों को 10 रुपये में उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी? जनाधार ई सेवा को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है आयुष ग्राम योजना। तो आयुष ग्राम योजना दोस्तों नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में दोस्तों लगभग एक आयुष ग्राम की स्थापना प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक है, इन ग्रामों में जो भी हमारे आयुष ग्राम होंगे दोस्तों में अस्पताल के अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ केंद्र, होटल व हर्बल गार्डन आदि होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य का प्रथम जो आयुष ग्राम है वह कहाँ बना है, उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो भवाली नैनीताल में प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना उत्तराखंड में की गई थी। ठीक है, और इस आयुष ग्राम की कर्ता धर्ता मशहूर हर्बल कंपनी इमामी ग्रुप है। ठीक है, यहाँ झंडू सहित अनेक आयुर्वेदिक यूनिटें स्थापित की जा रही है और यहाँ पर गरीबों का इलाज भी मुफ्त में किया जा रहा है। ठीक है, तो आयुष ग्राम योजना का संबंध किससे दोस्तों? तो राज्य में नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? आयुष ग्राम योजना शुरू की गई है। ठीक है, राज्य के प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना कहाँ की जा रही है या कहाँ की गई है? तो भवाली नैनीताल जनपद में दोस्तों राज्य के प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना की गई है और ये पॉइंट भी हमारा काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और जो ये आयुष ग्राम है दोस्तों इसकी कर्ता धर्ता कौन है? तो मशहूर हर्बल कंपनी इमामी ग्रुप है। अगला हमारा पॉइंट है या क्वेश्चन है दोस्तों 22वां कि पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क की स्थापना कब एवं कहाँ की गई। ठीक है, तो पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क की स्थापना दोस्तों 25 फरवरी 2009 को हरिद्वार के पदार्था नामक गांव में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? बाबा रामदेव जी के द्वारा। ठीक है, तो पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 25 फरवरी 2009 को। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि 25 फरवरी 2009 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय ने हरिद्वार के पदार्था गांव में रामदेव जी द्वारा स्थापित किए जा रहे पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क का शिलान्यास किया था। यह विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा फूड पार्क है। तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा एवं अनोखा फूड पार्क कौन सा है? तो वह पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क जो कि कहाँ स्थित है? पदार्था हरिद्वार में स्थित है और इसकी स्थापना रामदेव जी बाबा जी के द्वारा की गई थी। इस पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क में दोस्तों प्रतिदिन 800 टन से अधिक सब्जी और विभिन्न फलों का जूस तैयार करने की क्षमता है। यहाँ पर कई राज्यों के किसानों के उत्पादों का उपयोग भी किया जाता है। तो पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क की स्थापना 25 फरवरी 2009 को कहाँ की गई थी? पदार्था गाँव हरिद्वार में बाबा रामदेव जी के द्वारा की गई थी। तो डायरेक्टली आपको पॉइंट डायरेक्टली नोट करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या? सोलर सिटी के रूप में दोस्तों कि केंद्र सरकार ने दोस्तों मेनली देश के 11 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है और इन 11 शहरों में दोस्तों उत्तराखंड का भी एक शहर शामिल है। कौन सा? देहरादून। और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र जो केंद्र सरकार की सोलर सिटी परियोजना है उसका एक भाग है? तो वह है दोस्तों कौन सा? देहरादून। ठीक है, तो देखिए प्रश्न यही है कि केंद्र सरकार द्वारा सोलर सिटी के रूप में देश के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है? 11 शहरों का विकास किया जा रहा है। और सोलर सिटी के रूप में उत्तराखंड में विकसित शहर कौन सा है या इन 11 शहरों में उत्तराखंड में स्थित शहर कौन सा है दोस्तों? वो है देहरादून। ठीक है, और इन चयनित जो शहर हैं दोस्तों इनमें स्ट्रीट लाइट, होर्डिंग्स लाइट, ट्रैफिक सिग्नल आदि सभी लाइट्स क्या होंगी? सोलर सिस्टम से संचालित होंगे। ठीक है, तो 11 जो देश के शहर हैं उसमें देहरादून का भी एक नाम है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, मैंने आपको बताया था बीटी पार्क। ठीक है, बीटी पार्क। ठीक है, एक तो मैंने आगे बताया था आपको क्या? ITBT पार्क यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क, वो पंतनगर में स्थित है। यहाँ पर मैं बीटी पार्क की बात कर रहा हूँ तो बीटी पार्क भी कहाँ स्थित है? यह पंतनगर में भी स्थित है और नैनीताल के पटवाडांगर में भी स्थित है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? पंतनगर में और नैनीताल के पटवाडांगर में। जैसे कि आपको पता है IT पार्क की स्थापना देहरादून में की गई है, नरेंद्रनगर में की गई है, पंतनगर में की गई है। उसी प्रकार बीटी पार्क की स्थापना भी पंतनगर में भी की गई है और नैनीताल के पटवाडांगर में भी की गई है। अगला हमारा पॉइंट बनता है दोस्तों क्या कि उत्तराखंड में प्लांट टिश्यू कल्चर लैब यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर लैब कहाँ स्थापित है? ठीक है, तो उत्तराखंड में प्लांट टिश्यू कल्चर लैब दोस्तों पंतनगर में स्थापित है। तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट करना है क्या? प्लांट टिश्यू कल्चर लैब कहाँ स्थित है? यह पंतनगर में स्थित है। तो थोड़ा सा बीटी पार्क के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो कृषि से लेकर अनेक क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी को महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा
जैव प्रौद्योगिकी के शोध एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कारण पंतनगर में एक जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है। और इसी के साथ साथ दोस्तों पंतनगर में ही एक प्लांट टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना भी की गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों नैनीताल के पटवांडागर में भी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। तो ये सब चीजें हमने बात कर ली थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थित है कहाँ पे दोस्तों? देवस्थल नैनीताल में। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको नैनीताल जनपद में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज कहाँ स्थित है? तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, यानी कि एरीज कहाँ स्थित है? तो वो मनेरा पीक पहाड़ी नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा कि एरीज कहाँ स्थित है? मनेरा पीक पहाड़ी नैनीताल में स्थित है। और इसके बारे में भी आपको पहले काफी बार बता चुका हूँ। अगला बड़ा प्रश्न है दोस्तों 29 कि उत्तराखंड में प्रथम गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? इंपोर्टेंट है दोस्तों, और कब बिछाई गई थी? तो केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों आंवला बरेली उत्तर प्रदेश से लेकर उधमसिंह नगर के काशीपुर तक गैस पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी दी गई थी। और इसकी एक शाखा दोस्तों रुद्रपुर तक भी जाएगी। तो गैस पाइपलाइन यानी कि उत्तराखंड की प्रथम गैस पाइपलाइन कब बिछाई गई थी? 2009 में। कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर उधमसिंह नगर जनपद के काशीपुर तक गैस पाइपलाइन को बिछाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है और इंपोर्टेंट भी है दोस्तों, और आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में पर्यावरण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड में पर्यावरण संस्थान की स्थापना की गई दोस्तों कहाँ पे? कटारमल अल्मोड़ा में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पर्यावरण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? कटारमल अल्मोड़ा में उत्तराखंड पर्यावरण संस्थान की स्थापना की गई है। तो पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए दोस्तों कटारमल अल्मोड़ा में पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, और इसी जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान है, यहीं पर इसी को पर्यावरण संस्थान के रूप में भी जाना जाता है, जो कि यहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दोस्तों विश्व बैंक की सहायता से राज्य में इसकी 2 जो प्रयोगशालाएं हैं देहरादून और हल्द्वानी में भी कार्य कर रही हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड पर्यावरण संस्थान जो कि कटारमल में स्थित है अल्मोड़ा में, तो उसकी जो अन्य प्रयोगशालाएं हैं वह कहाँ कहाँ पे कार्य कर रही है? तो देहरादून और हल्द्वानी में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये पॉइंटों को नोट कर सकते हैं। तो प्रश्न वही है, पर्यावरण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? कटारमल अल्मोड़ा में, जिसे हम गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसकी 2 शाखाएं दोस्तों कहाँ कहाँ पे प्रयोग मतलब काम कर रहे हैं? देहरादून और हल्द्वानी में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राज्य में इको क्लब का गठन कब किया गया? ठीक है, तो राज्य में इको क्लब का गठन कब किया गया? 1960 में। ठीक है, तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य के विद्यालयों में 1960 में इको क्लबों का स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राज्य में इको क्लब का गठन कब किया गया था? 1960 में। कहाँ की गई थी? विद्यालयों में। और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण से संबंधित या केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से इको क्लब की स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि इको टास्क फोर्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इको टास्क फोर्स को दोस्तों पर्यावरण प्रादेशिक सेना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको ये पॉइंट नोट करना है कि इको टास्क फोर्स जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो पर्यावरण प्रादेशिक सेना के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और इसी इको टास्क फोर्स को दोस्तों हरित उत्तराखंड योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हरित उत्तराखंड योजना। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या भूतपूर्व सैनिक नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करने क्या इको टास्क फोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, इको टास्क फोर्स किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण प्रादेशिक सेना के नाम से इसे जाना जाता है। और इसी के साथ साथ हरित उत्तराखंड योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और इसमें भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया जाता है। इसी कारण इसे पर्यावरण और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या प्रदान करती है? ठीक है, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए राज्य सरकार पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप प्रदान करती है। ठीक है, तो फेलोशिप यानी कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप प्रदान की गई जा रही है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि पीताम्बर पंत राष्ट्रीय फेलोशिप किस कार्य हेतु प्रदान की जाती है? तो पर्यावरण के कार्य हेतु प्रदान की जाती है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। अगला प्रश्न है 34वां कि पर्यावरण मित्र योजना किसने स्टार्ट कराई थी? ठीक है, तो पर्यावरण मित्र योजना को दोस्तों हरक सिंह रावत जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और यह कब शुरू हुई थी? श्रीनगर से स्टार्ट हुई थी। कब? 2006 में। सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है। क्या? पर्यावरण मित्र योजना
किसके द्वारा शुरू की गई थी? हरक सिंह रावत जी के द्वारा। और कब की गई थी? 2006 में। और कहाँ से? सर्वप्रथम श्रीनगर से इस योजना को शुरू किया गया था। तो कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित पर्यावरण मित्र योजना दोस्तों सर्वप्रथम श्रीनगर के से शुरू की गई थी 2006 में, और हरक सिंह रावत जी के प्रयासों से, ठीक है। और पर्यावरण मित्र योजना के तहत शहरों में जगह जगह ट्राली रिक्शा युक्त पर्यावरण मित्र तैयार किए गए हैं, जो घरों से निकलने वाले जैव व अजैव कूड़े को अलग अलग उठाते हैं। और योजना के तहत खुले में कूड़ा फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसी के साथ साथ जो एकत्र किया हुआ कूड़ा होता है दोस्तों, उसे जैविक कूड़े के रूप में प्रयोग कर उसकी खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि जो अजैविक कूड़ा है उसे रिसाइकलिंग हेतु भेज दिया जाता है। यही है हमारी क्या? पर्यावरण मित्र योजना। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। शुरुआत 2006 में। कहाँ से? श्रीनगर से। किसने? हरक सिंह रावत ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 35वां कि उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है, ठीक है। तो उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना दोस्तों कहाँ पे की गई है? पौड़ी गढ़वाल में की गई है, ठीक है। तो शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने एवं उसकी आधारभूत सुविधाओं की स्थापना हेतु उत्तराखंड औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। तो कहाँ पर की गई है? भरसार पौड़ी के उत्तराखंड औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय परिसर में, ठीक है। तो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पे की गई है? पौड़ी में। पौड़ी के उत्तराखंड औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय परिसर भरसार पौड़ी में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है कि हिमालयी पर्यावरणीय शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो हिमालयी पर्यावरणीय शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो जनवरी 1995 में, ठीक है। और टिहरी यानी उत्तरकाशी के 95 गांवों में दोस्तों इस संस्था द्वारा पानी और पेड़ संबंधी कार्य कराया जा रहा है, ठीक है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1995 में, जिसके तहत टिहरी एवं उत्तरकाशी के लगभग 95 गाँवों में हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान के द्वारा पानी या फिर पेड़ संबंधी कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है दोस्तों, जरूर आप इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ साथ पर्यावरण शिक्षा है तो यहाँ पे हरित उत्तराखंड अभियान भी चलाया जा रहा है, उत्तराखंड सेवा निधि चलाई जा रही है, साथ ही साथ चाल परियोजना का भी इसके रिगार्डिंगली ही स्टार्टिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान मेनली जनवरी 1995 में हिमालय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पानी और पेड़ के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। इसी कारण दोस्तों कभी कभी इसे चाल परियोजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड चाल परियोजना। और एक बार प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया दोस्तों कि उत्तराखंड में चाल खाल परियोजना का संबंध किससे है? तो जल से है, ठीक है। जल से चाल खाल परियोजना का संबंध है, और वह प्रश्न यहीं से बना था। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान स्थापना 1995 में क्यों की गई थी दोस्तों? तो हिमालय में जो हिमालय की परिस्थिति है उसको देखते हुए हिमालय में पानी और पेड़ के संरक्षण और संवर्धन के लिए हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा विभिन्न गतिविधियां यहाँ पर चलाई जाती हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर ढालदार वृक्ष विहीन पहाड़ियाँ हैं उनको भू कटाव या फिर भूक्षरण से बचाने के लिए परंपरागत ढंग से चाल या फिर जो हमारे पॉन्ड होते हैं, चाल खाल परियोजना जो कि पॉन्ड बनाने से संबंधित है, वाटर पॉन्ड बनाने से संबंधित है, उसका निर्माण किया जाता है। इसी के साथ साथ जैव विविधता वाले वनों का व्यावसायिक दोहन रोकने की मुहिम भी पर्यावरण शिक्षा संस्थान के द्वारा चलाई जा रही है। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम इको टैक्स कब और कहाँ वसूला गया था दोस्तों? तो सर्वप्रथम इको टैक्स 21 सितंबर 2009 को मसूरी में वसूला गया था। और इको टैक्स किससे वसूला जाता है? तो वाहनों से इसे वसूला जाता है। तो सर्वप्रथम इको टैक्स कब और कहाँ वसूला गया था? 21 सितंबर 2009 को मसूरी में वसूला गया था। और किसके द्वारा वसूला जाता है? वाहनों से ये वसूला जाता है। अगला पॉइंट है कि माइक्रो मीटीरियोलॉजिकल टावर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो माइक्रो मीटीरियोलॉजिकल टावर उत्तराखंड में दोस्तों देहरादून में स्थित है, ठीक है। तो वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी शोध हेतु माइक्रो मीटीरियोलॉजिकल टावर की स्थापना देहरादून में की गई है, ठीक है। और यह दोस्तों देहरादून स्थित वन अनुसंधान केंद्र में इसकी स्थापना की गई है। तो माइक्रो मीटीरियोलॉजिकल टावर कहाँ स्थित है? यह देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में स्थित है, ठीक है। और मेनली वानिकी या वन एवं पर्यावरण संबंधी शोध हेतु इस टावर की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये हमने कुछ पर्यावरण से संबंधित चीज़ें देखी थी दोस्तों जो कि इंपोर्टेंट भी है और आपसे उत्तराखंड में पूछी भी जा सकती है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में सेवा निधि चलती है जो कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित योजना है, ठीक है, जिसके तहत उत्तरांचल में या उत्तराखंड में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में एक योजना चलती है हमारी, कौन सा? सिस्को परियोजना, ठीक है। तो जो सिस्को परियोजना है उसका भी मेन उद्देश्य दोस्तों राज्य सरकार के साथ तकनीकी संस्थाओं को वर्ल्ड वाइड कार्यक्रम से संचालित करने व नेटवर्क के क्षेत्र में सर्टिफाइड नेटवर्क
एडमिनिस्ट्रेड कोर्स चलाने हेतु इसमें समझौता किया गया, ठीक है। और जो सिस्को परियोजना है इसके तहत छात्रों को CCNA में डिप्लोमा कराया जाता है, यानी कि सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में डिप्लोमा की डिग्री दी जा रही है, और कई कार्यक्रमों हेतु इनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में दोस्तों पुअर IT इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जो कि राज्य में UNDP द्वारा वित्त पोषित पुअर IT इंटरसिएटिव प्रोजेक्ट है। उसका क्रियान्वयन IIT रुड़की के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसमें कुटीर उद्योगों की स्थापना की जा रही है, और उसमें कैसे आपको कार्य करना है, कैसे आगे आपको उसकी ग्रोथ करनी है, ये सब चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं, ठीक है। और बाकी विज्ञान प्रौद्योगिकी में या पर्यावरण प्रौद्योगिकी में काफ़ी अन्य चीज़ें भी हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे इतने ही पॉइंट हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, और कुछ कुछ चीज़ें मैंने लिखी मैं दोस्तों आपको एक्सप्लेन ज़्यादा किया है, तो आपको उस हिसाब से देखते हुए चलना है, ठीक है। अब थोड़ा सा दोस्तों हम पर्यावरण के बारे में बात कर लेते हैं, तो मेनली गंगा नदी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। शायद मैं आपको ये नदी वाले पार्ट में भी करा चुका हूँ, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे मोटा मोटा ही जानेंगे। देखिए, गंगा प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। आपको बताइए गंगा धरती पर कैसे आई थी। गंगोत्री से उसका उद्गम माना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद वहाँ से वो गंगा के रूप में होते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। और अगर हम बात करें गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक लगभग कई सारे क्षेत्र या छोटे छोटे नगर या बड़े बड़े नगर गंगा के किनारे स्थित हैं, ठीक है। इसी कारण दोस्तों नगरों के किनारे होने के कारण ही गंगा में गंदे जल का मतलब गंदा जल प्रवाहित हो रहा है, और धीरे धीरे गंगा जल का राष्ट्रीय संगठन मतलब जो गंगा जल का रासायनिक संगठन होता है, यानी कि आप जो जल की पवित्रता कहते हो, वो प्रदूषण के कारण क्या हो रही है, असंतुलित होती जा रही है, ठीक है। इसी कारण अनेकों प्लान चलाए गए हैं, और गंगा के अस्तित्व को बढ़ाने के लिए आपको बताइए गंगा हमारी माता के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और काफ़ी प्रश्न भी यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गंगा को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था, किसके द्वारा कराया गया था, तो यही सी चीज़ें हमने अब पढ़नी है, ठीक है। तो गंगा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा संत महात्माओं तथा विद्वानों के पहल के बाद सरकारी प्रयास सर्वप्रथम 1985 से शुरू हुए थे। तो प्रश्न आपसे एग्जाम में सबसे पहला यही बनता है कि गंगा को बचाने के लिए या गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए सर्वप्रथम जो पहल सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी, 1985 में शुरू की गई थी, जिसे हम दोस्तों क्या गंगा एक्शन प्लान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब यहां से इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों हमारा पॉइंट कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 14 जून 1985 को दोस्तों वाराणसी से राजीव गांधी के हाथों से हुई थी, ठीक है। इस परियोजना के तहत गंगा के किनारे स्थित नगरों से निकलने वाले अशुद्ध जल व कचरे हेतु ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और कई अन्य कार्यक्रम सम्मिलित थे। हजारों करोड़ रुपए व्यय होने के बाद भी दोस्तों इसकी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती ही चली गई थी। तो सर्वप्रथम आपसे प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम गंगा को प्रदूषण से बचाने हेतु कौन सा प्लान शुरू किया गया था, तो गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था, 14 जून 1985 को। कहां से शुरू किया गया था, वाराणसी से। किसके द्वारा शुरू किया गया था, राजीव गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि गंगा की सफाई हेतु संतों के आंदोलन। स्वामी निगमानंद के हरिद्वार में 2008 में 68 दिन के अनशन व इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार आदि के बाद केंद्र सरकार ने गंगा की सफाई की शुरुआत भी करी थी, ठीक है। तो गंगा सफाई का आंदोलन उत्तराखंड से किसने चलाया था और कब चलाया था दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो स्वामी निगमानंद का आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। क्या, स्वामी निगमानंद ने हरिद्वार में 2008 में 68 दिन का अनशन किया था, भूख अनशन, ठीक है। और इसी के साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार लगी थी इसी मामले में, और संतों के आंदोलन गंगा की सफाई को कराने हेतु ही सर्वप्रथम इस पहल को शुरू किया गया था, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय नदी। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो 4 नवंबर 2008 को मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को धार्मिक पहलू को देखते हुए, धार्मिक महत्व को देखते हुए दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब, 4 नवंबर 2008। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और गंगा में रहने वाले ही झील डॉल्फिन को दोस्तों क्या राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव किसे, गंगा में रहने वाले डॉल्फिन को। और राष्ट्रीय नदी किसे घोषित किया गया था, वह किया गया था गंगा को, ठीक है। कब, 4 नवंबर 2008 को। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करने हैं। काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में 5 से 6 बार उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब पास किया गया था, 2008 में। तो 2008 में दोस्तों गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था, ठीक है। जिन राज्यों से होकर गंगा गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि के मुख्यमंत्री तथा यहाँ के योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तत्संबंधी केंद्रीय मंत्री व पर्यावरण विशेषज्ञ इसके सदस्य थे। और इसी के कारण 2008 में दोस्तों राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना भी की गई थी। और 2008 में आपको बताइए 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्या, स्वच्छ गंगा मिशन। और यह प्रश्न भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना कब की गई थी,
तो अक्टूबर 2009 में, ठीक है, अक्टूबर 2009 से स्वच्छ गंगा मिशन को शुरू किया गया था, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रथम बैठक में 2020 तक गंगा को पूरी तरह स्वच्छ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान की जगह 15,000 करोड़ रुपए की स्वच्छ गंगा मिशन शुरू करने की घोषणा की गई थी। तो स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी अक्टूबर, या ये कब से शुरुआत की गई थी? अक्टूबर 2009 में, ठीक है। और किस परियोजना के बजाय इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो गंगा एक्शन प्लान की जगह पर, ठीक है। तो गंगा एक्शन प्लान के बारे में मैंने आपको बताया था कब स्टार्ट हुई थी? 1985 में। किसने करी थी? राजीव गांधी जी ने। कहाँ से? वाराणसी से, 1985 में। और उसी के बदले बाद में 2009 में क्या हुआ? अक्टूबर 2009 में स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना या शुरुआत कर दी गई। नेक्स्ट है गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। तो स्वच्छ गंगा मिशन के तहत केंद्र के निर्देश पर संबंधित राज्यों और मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन भी किया गया था। नेक्स्ट है, ये भी 2008 में ही किया गया था। नेक्स्ट है स्पर्श गंगा अभियान। स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? एग्जाम में काफी बार पूछा गया, इंपोर्टेंट है। 17 दिसंबर 2009 को, 17 दिसंबर 2009 को स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। तो गंगा व उसकी सहायक सभी प्रकार की नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के लगभग 40,000 छात्र छात्राओं ने, कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने मुनि की रेती टिहरी से इस अभियान को शुरू किया गया था। तो प्रश्न बन सकता है स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 17 दिसंबर 2009 को। कहां से शुरुआत हुई थी? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल से इस अभियान को शुरू किया गया था। कहां से? मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल से। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस अभियान के तहत दोस्तों प्रदूषण निवारण, वृक्षारोपण और जल संरक्षण आदि कार्यक्रम मौजूद थे, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पे एक और बनता है कि स्पर्श गंगा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस टाइम पे? तो वह है दोस्तों हेमा मालिनी जी, ठीक है। और यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य में या देश में स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है हेमा मालिनी जी, ठीक है। नेक्स्ट एक और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन दोस्तों स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई थी मुनि की रेती टिहरी से गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा, ठीक है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद करना है, क्या गंगा स्वच्छता दिवस कब? 17 दिसंबर। नेक्स्ट है दोस्तों क्या? नमामि गंगे अभियान। और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कि उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे अभियान कब शुरू किया गया था? तो 7 जुलाई 2016 को, 7 जुलाई 2016 को दोस्तों नमामि गंगे योजना को या नमामि गंगे अभियान को शुरू किया गया था। और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद की गई घोषणा के अनुरूप 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे योजना को शुरू किया गया था। 7 जुलाई 2016 इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। और जो ये नमामि गंगे अभियान है, इसके तहत दोस्तों उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि को शामिल किया गया था, ठीक है। और इसी परियोजना के तहत जो अगले 5 वर्ष थे, 2016 के आगे अगले 5 और 2021 तक दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा की स्वच्छता को बनाए रखने हेतु, ठीक है। और उत्तराखंड में दोस्तों गंगा अभियान जो है, नमामि गंगे अभियान जो है, इसके तहत भागीरथी नदी, गंगा नदी, अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी को शामिल किया गया है। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों कि उत्तराखंड में कौन सी नदी को नमामि गंगे अभियान के तहत शामिल नहीं किया गया? तो 4 ऑप्शन ये देगा आपको, क्या? भागीरथी, गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी के अलावा, जैसे कि आपको नंदाकिनी दे देगा, या अलकनंदा वो दे देगा आपको, क्या बोलते हैं, पिंडर नदी दे देगा, या फिर काली नदी दे देगा। तो आपको वहां पर इस प्रश्न को भी करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रदेश में इस योजना के तहत दोस्तों 250 करोड़ रुपए की 43 योजनाएं हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में चलेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों नमामि गंगे अभियान के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें से 2 ऋषिकेश और देहरादून उत्तराखंड में होंगे, ठीक है। इस परियोजना के तहत पहले चरण में गंगा तट पर बसे 400 गांवों को गंगा ग्राम योजना के तहत विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिटेल है थोड़ा सा नमामि गंगे योजना के बारे में, नमामि गंगे अभियान के बारे में, जो कि इंपोर्टेंट है। जो शुरुआत 7 जुलाई 2016। उत्तराखंड में कौन कौन सी नदियां हैं? भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी और गंगा, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य, इसके तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? 8 जगह पे की जाएगी, जिसमें से ऋषिकेश और देहरादून में भी इनकी स्थापना रहेगी, ठीक है। इसके जो प्रथम चरण है योजना का, उसमें गंगा तट पर बसे 400 गांवों को गंगा ग्राम योजना के तहत विकसित किया जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों एक और पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है गंगा नदी से रिलेटेड ही, कि कौन सी नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया, ठीक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था दोस्तों 2016 में। कौन सी नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया? तो गंगा और यमुना नदी को दोस्तों
जीवित नदी का दर्जा दिया है किसने? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों गंगा नदी के उद्गम स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर और यमुना नदी के उद्गम स्रोत यमुनोत्री ग्लेशियर को भी जीवित ग्लेशियर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया था? 2016 में। तो ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। अभी हाल ही में एक एग्जाम्स में ये प्रश्न भी पूछा गया दोस्तों कि उत्तराखंड में कौन से ग्लेशियर को जीवित ग्लेशियर का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन था वहां पर क्या? गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री उसका राइट आंसर था। अगर यमुनोत्री ग्लेशियर भी आएगा तो यमुनोत्री भी उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों गंगा और यमुना नदी को भी क्या? जीवित नदियों का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा था दोस्तों कि जिस प्रकार आप अपने जीवित लोगों की रक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उसी प्रकार आपको गंगा और यमुना नदी की भी देखभाल करनी है। और इसी के साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री जो ग्लेशियर हैं उनकी भी आपको देखभाल करनी है, ताकि यहाँ से मतलब ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण ना हो। इस टाइप से काफ़ी सारी इसमें आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गंगा प्रदूषण या फिर जो हमारा पर्यावरण संबंधी कुछ चीज़ें थी गंगा के बारे में वो हमने डिस्कस कर ली है। बाकी जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है वो हमने पढ़ ली थी और पर्यावरण के संबंधित सभी चीज़ें भी हमने देख ली थी। ठीक है, अब हमारा अगला जो इसमें पोर्शन आता है वो है क्या? मापतौल प्रणाली। ठीक है, अब देखिए मापतौल प्रणाली में कुछ प्रश्न एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। प्रीवियसली एग्जाम्स में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि एक नाली जमीन में कितनी भूमि होती है, या फिर इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं दोस्तों क्या? एक नाली जमीन में कितनी भूमि होती है। ठीक है, जैसे कि एक नाली में क्या होता है? 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 200 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। तो आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों क्या कि राज्य में ठोस हूँ व द्रव पदार्थ हूँ लंबाई मापन के हेतु प्रस्तुत परंपरागत मापन प्रणालियों में कुछ प्रणालियाँ निम्न है। ठीक है, जैसे कि ठोस, अगर हम अन्न की बात करें तो एक मुट्ठी बराबर कितना होता है दोस्तों? 62.5 ग्राम होता है। ठीक है, वहीं 8 मुट्ठी बराबर कितना होता है? एक सेर यानी कि 500 ग्राम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। एक मुट्ठी बराबर ये याद रखना आपको क्या? 62.5 ग्राम और 8 मुट्ठी बराबर एक सेर यानी कि 500 ग्राम। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है क्या? 16 मुट्ठी। 16 मुट्ठी बराबर क्या होता है? एक नाली होता है। ठीक है, और 2.5 नाली बराबर क्या होता है? एक बीघा यानी कि 40 मुट्ठी। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या याद रखना आपको? एक नाली जो जमीन है कितने के बराबर होती है? 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 200 वर्ग मीटर के। ठीक है, और कुछ अन्य राशियां भी आप देख सकते हैं। एक मुट्ठी बराबर 5 ग्राम, 8 मुट्ठी बराबर एक सेर या 500 ग्राम। ठीक है, ऐसे 2 सेर बराबर एक कूड़ी या 1 किलोग्राम, 2 कूड़ी बराबर 8 पाथा, डाल, कूड़ी, पाथे, दुण, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे आपसे डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न ये पूछ देगा दोस्तों कि सेर, कूड़ी, पाथा, पाथे, दूण उत्तराखंड में क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? मुट्ठी उत्तराखंड में क्या है दोस्तों? ये अन्न आदि की मापन प्रणालियां हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। सेर क्या है, कूड़ी क्या है, पाथा क्या है, डाल क्या है, कूड़ी, पौथी क्या है, दूण क्या है, मुट्ठी क्या है, ठीक है, तामी क्या है, ये सब क्या है? मापन प्रणाली है। ठीक है, अगर हम ठोस की मापन प्रणाली की बात करें तो वो है मुट्ठी, सेर, कूड़ी, पाथा, डाल और पाथे, दूण, जिसका यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है। ठीक है, वर्तमान में इसे हम किलोग्राम वगैरह वगैरह में चेंज करके नापते हैं। ठीक है, लेकिन प्राचीन समय में मुट्ठी चलती थी, जैसे कि एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम आता था। ठीक है, ऐसे 8 मुट्ठी में 500 ग्राम आ जाता था, 16 मुट्ठी में कितना आ जाता था? 1 किलोग्राम आ जाता था। ठीक है, इस प्रकार से तो ये सभी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों ठोस जो हमारे धातु होते थे, जैसे कि उनको मापने के लिए रत्ती, मासा, तोला, पल, टका इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और द्रव मापन प्रणाली में किस किस का प्रयोग किया जाता था? तो तामी और सेर का प्रयोग किया जाता था। तो सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है और ये आपको नोट करना है। लंबाई आदि भूमि नापन में 16 मुट्ठी बीज की मात्रा एक नाली जमीन के बराबर होती है, और वहीं एक नाली किसके बराबर होता है? 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है, और 2.5 नाली किसके बराबर होती है? एक बीघा के बराबर, यानी कि 2.5 नाली बराबर 40 मुट्ठी। ठीक है, तो ये कुछ रिकॉर्ड से मापतोल प्रणाली के रिगार्डिंगली और पर्यावरण के रिगार्डिंगली और साइंटिफिक चीज़ों के रिगार्डिंगली। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों आपका ये टॉपिक भी आप कंप्लीट हो जाता है, और आगे आपका उत्तराखंड का नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी उत्तराखंड के खनिज संसाधनों के ऊपर। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा बेसिक सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर मापतोल प्रणाली, आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। गंगा प्रदूषण या गंगा रिगार्डिंगली ये चीज़ें आपको यहाँ से एक प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना आपको यहाँ से एक प्रश्न मिल जाएगा। गंगा स्वच्छता दिवस यहाँ से भी आपका प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, स्पर्श गंगा अभियान से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, गंगा को राष्ट्रीय नदी का घोषित किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। स्वच्छ गंगा अभियान के तहत भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण के अकॉर्डिंगली आपको प्रश्न पूछा गया है। गंगा एक्शन प्लान ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ IT संस्थान, सोलर टेक्नोलॉजी, पर्यावरण मित्र योजना, पर्यावरण सुरक्षा योजना, इको टास्क फोर्स, या जो भी हमारे प्रक्षेपण केंद्र हैं, शोध संस्थान है,
दूरबीन्स हैं, सोलर सिटी है, पतंजलि फूड हर्बल पार्क है, या फिर वैज्ञानिक जो संस्थाएं हैं जिनके तहत राज्य में विकास का कार्य किया जा रहा है, या फिर पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि शिखर परियोजना वगैरह वगैरह, ई गवर्नेंस परियोजना, ये सब चीज़ें, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब से लागू हुई, क्या हुआ, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इनको नोट डाउन जरूर करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो डायरेक्टली आपसे मैंने प्रश्न भी बता दिया दोस्तों, और इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और दोस्तों याद जरूर करिएगा इन सब चीज़ों को, थोड़ा सा ज़्यादा है डाटा लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक दो बार वीडियो देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।